नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। हमारा खास शो जहां हम वित्तीय जगत से, यहां बीएफएसआई उद्योग से, यहां के मेंटर्स शास्त्रा को लेकर आते हैं, जो आपको इस उलझन भरे दौर में, वित्तीय निवेश के दौर में हाथ पकड़ कर ये बताते हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए। तो इस वक्त भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशक किसी लंबी चलने वाली फिल्म के या फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट के किरदार जैसे हैं, या ओटीटी का तीसरा सीजन कह लीजिए। शुरुआती पार्ट में हर एसआईपी सुपरहिट थी, हर गिरावट के बाद इक्विटी हीरो की तरह लौटती थी। स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड अचानक ट्विस्ट में रिटर्न दे देते थे। लेकिन अब इस नए पार्ट में कहानी बदल गई है। मार्केट महंगे हो गए, इंडेक्स के हीरो बिल्कुल थके हुए से लगते हैं, और सपोर्टिंग कास्ट में इतने ज़्यादा चेहरे आ गए हैं कि अब समझना मुश्किल है। हेडलाइंस आज भी कह रही हैं कि रिकॉर्ड एयूएम है, एसआईपी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अगर कई डीमेट अकाउंट्स के भीतर झांक कर देखिए तो रिटर्न्स जो हैं वो वहाँ कंपाउंडिंग तो नहीं दिखती, थोड़ा चमकदार एफडी जैसे रिटर्न दिखते हैं। इसी बीच सोना चांदी ने 2025 में ज़िंदगी में एक बार दिखने वाली रैली दी और वापस आ गए। अब ये सवाल है कि हैंगओवर है, ये सिर्फ इंटरवल है। और इधर चुपचाप तमाम भारतीय पैसा विदेश भेज रहे हैं। उनके दिमाग में खतरनाक सवाल है कि जब भारत में इक्विटी जैसा रिस्क है और रिटर्न एफडी जैसे हैं, तो हम भारत में पैसा क्यों लगाएं। और इस दौर को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं वैभव चुग, एबेकस म्यूचुअल फंड के सीईओ। वैभव चुग बाजार के सबसे नए म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। व्हाइट ओक को नई ऊंचाई देने के बाद इस नए फंड को संभाल रहे हैं, जिसकी इनकी शुरुआत को अभी 2 महीने ही हुए हैं और 3000 करोड़ का एयूएम इसने जुटा लिया है। फंड की सफलता पर, रणनीति पर तमाम चर्चाएं हैं मुंबई के बीएफएसआई उद्योग में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पर वैभव, समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है इस खास शो में हमारे साथ। शुरुआत में आप अपने छोटे से तजुर्बे से व्हाइट ओक से एबेकस के बीच में क्या बदल गया, कुछ बताना चाहें, फिर हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। व्हाइट ओक से अबेकस में ऐसी कुछ खास नहीं बदला है, बिकॉज व्हाइट ओक भी बहुत इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी उधर भी बड़ी टीम है इन्वेस्टमेंट्स की, और अबैकस भी उसी क्षेत्र में उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। हमारा भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टीम है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे बहुत फोकस है। हमारे जो फाउंडर हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है वो 30 से 35 साल का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के में रहा है। निपॉन में थे, रिलायंस म्यूचुअल फंड में थे काफ़ी समय तक। 2018 में अबैकस शुरू किया, तो यहाँ पर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स में काफ़ी सराहनीय रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, सबका स्ट्रैटेजी अपना अपना होता है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो मतलब बिजनेस रिलेटेड थोड़ा डिफरेंट होगा, बट जो फोकस चाहिए एक म्यूचुअल फंड को चलाने में, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होने में, टोटल प्रोसेसेस होने में, रिस्क मैनेजमेंट में, आई थिंक वो काफ़ी सिमिलैरिटी है। मैं अपने सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करूं, क्योंकि बाजार जानना चाहता है और अबेकस की सफलता पे तमाम लोगों के बीच में चर्चा है। व्हाइट ओक में आपने जीरो से एक बड़ा म्यूचुअल फंड बिजनेस खड़ा किया था। अबेकस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसे फ़र्क है? वो कौन से बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले हैं जो आपको प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कल्चर में व्हाइट ओक की जो प्लेबुक है उससे अलग करते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को नहीं लगता कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसी को हम लोग हमारे निवेशक और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जाना चाहते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो एकदम बॉटम अप ड्रिवन है। मतलब हमने लाइफ में कभी टॉप डाउन के कारण पैसा नहीं बनाया कि इंटरेस्ट रेट ऐसा हो रहा है तो आप ये कर लीजिए, इन्फ्लेशन नहीं जा रहा है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस तरह के स्टॉक लीजिए क्योंकि ऑयल चेंज हो रहा है या ऑयल का भाव ऊपर नीचे जा रहा है। तो वो हमारे यहाँ पर नहीं होता है। हम लोग कम्प्लीटली बॉटम अप का मतलब ये होता है कि कंपनी स्पेसिफिक फोकस करते हैं कि किस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, किस कंपनी का अर्निंग कैसा आ रहा है। अगर हम अच्छी कंपनी चुन पाए तो ऑफ कोर्स वो रिटर्न में या परफॉर्मेंस में भी नज़र आएगा, तो हम उस पर फोकस हैं। दूसरा, जब सुनील जी ने शुरू किया था तब उन्होंने हमारा फ्रेमवर्क बनाया था। देखिए, अल्टीमेटली कोई भी फंड मैनेजर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं ना कहीं बायसेस आने का डर होता है। कभी कोई मोमेंटम का बायस, कभी परफॉर्मेंस किसी और का अच्छा चल रहा है तो आप चाहोगे कि यार मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो ये सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए कि हम लोग हमारे फ्रेमवर्क में चलें, सुनील जी ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम दिया मीट्स फ्रेमवर्क। तो हमारे जितने भी फंड मैनेजर हैं, एनालिस्ट हैं, हम लोग कंपनी को जब देखते हैं वो मीट्स के नज़रिए से देखते हैं।
सो हमारा वो स्ट्रेंथ है, हमारी फिलॉसफी का, हमारा प्रोसेस का, और हम वही निवेशकों को देना चाहते हैं। सो मीट्स फ्रेमवर्क क्या है सर, जरा जी एक्सप्लेन करें। तो मीट्स फ्रेमवर्क बेसिकली जब सुनील ने शुरू किया तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट टीम को बिठाया और बोला कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं लाइफ में, उसको लिखते हैं। बिकॉज आइडिया ये था कि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब आप गलती रिपीट नहीं करते हो तो आप वाइज हो जाते हो, यू बिकम वाइजर। पर अगर आप गलती रिपीट करते हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। नई गलतियां देखिए हर कोई करेगा, बिकॉज इवॉल्विंग कंट्री है, इवॉल्विंग स्टॉक मार्केट्स हैं, तो नई नई गलतियां तो हर इंसान करेगा। आइडिया ये था कि गलतियों से सीख के कैसे आगे बढ़ना है और गलती को रिपीट ना करें, तो वहाँ पे मीट्स फ्रेमवर्क आया। तो बेसिकली जैसे किसी ने बोला कि यार मैंने मैनेजमेंट पहचानने में गलती कर दी, तो एक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फिल्टर्स, पैरामीटर हो गया, पैरामीटर हो गया, एक फिल्टर हो गया, एक लीवर हो गया। तो हम लोगों ने डिफाइन किया कि यार मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, ये तो हर कोई बोलता है। ऐसे तो किसी को भी आप सुनोगे नहीं कि मैं ऐसे कंपनी में निवेश करता हूँ जहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हर कोई बोलता है कि मैनेजमेंट अच्छा है। तो हम हमारे यहाँ पर हमारे मीट्स वर्क में पहला एम होता है मैनेजमेंट, और वहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि मैनेजमेंट का ऑफकोर्स ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि उनका ROE या ROCE कैसा है। अच्छा। तो अगर वो 100 रुपये कमा रहा है कंपनी, वो 100 रुपये के साथ कैसे वो रिटर्न क्या ले रहे हैं, नहीं उस 100 रुपये को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको इस तरह से मैनेज करें कि वो कंपनी का आगे का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा और बिजनेस बढ़ाएगा। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैं 100 रुपये बनाया, और 100 रुपया को अगर मैं इस तरह से निवेश नहीं करूं कि मेरी कंपनी को और ग्रोथ मिले, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे पे बैट नहीं लेना चाहिए। पर अगर मैं ऐसा मैनेजमेंट हूँ कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अच्छे काम करता हूँ ऐसा, और जो पैसा बना रहा हूँ उससे उसको और ग्रो करने में कोशिश कर रहा हूँ, तो इट्स अ गुड मैनेजमेंट। तो हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। दूसरा ई है जो वो है अर्निंग्स का। अभी अर्निंग्स बेसिकली ऑफ कोर्स हर कोई समझता है अर्निंग्स का क्या मतलब है, कि आप प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाएं, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप भी पैसा बनाएंगे। पर उसमें हमने हमारी जो एक्सपीरियंस है ये सीखा कि अगर हमारा जीडीपी, जैसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं ना कि जीडीपी 7% बढ़ा, 3 या 4% का इन्फ्लेशन, तो आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ा 11%। तो अगर आपकी कंट्री 11% पे ग्रो कर रही है और आपकी अर्निंग 11% को आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं कि यार अगर अपना जीडीपी आने वाले टाइम पे 11% बढ़ेगा, और अगर कोई कंपनी 14-15% पे अपना अर्निंग कंपाउंड कर सकता है, तो हमारे हिसाब से वो अच्छा कंपनी है देखने का। अभी कोई 11% से कम कमा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी नहीं है, बट एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें लगता है कि दूसरी वाली कंपनी ज़्यादा। या मेरा सवाल है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं नहीं जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को बीट कर रही हूँ, नहीं काफ़ी है, अर्निंग में काफ़ी है, नहीं काफ़ी है, बहुत जी काफ़ी कंपनीज हैं जो नॉमिनल जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए हमने उनका अभी तक का ग्रोथ देखा। और हमारी कंट्री इतनी ब्यूटीफुल है कि इतने कंपनीज उभर के आ रही हैं जिनको शायद आप और मैं यूज़ तो कर रहे हैं, पर शायद हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर वो कंपनीज हम लोग ढूंढ के लाए जो इकोनॉमी के साथ ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बेसिकली उन कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा। और अगर आप उसके स्टॉक मार्केट, आप उसके स्टॉक के इन्वेस्टर हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में भी नजर आएगा। तो जो कमिंग बैक टू मीट्स फ्रेमवर्क, तो मीट्स में क्या होता है कि जो दूसरा लीवर देखते हैं हम अर्निंग का देखते हैं, कि अभी 3 कंपनियों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो अर्निंग हमें कम से कम 14-15%, अगर नॉमिनल जीडीपी 11 है तो 14-15% वाली कंपनीज पसंद आती हैं। तीसरा होता है इवेंट्स एंड ट्रेंड। अभी इवेंट्स एंड ट्रेंड बेसिकली जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, अभी कई जगह आपने प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में सुना होगा, है ना, बहुत कॉमन चर्चा होती है। पर प्राइस अर्निंग भी सर क्या होता है कि बहुत रीजंस के कारण ऊपर नीचे जाता है। हर बारी प्राइस ऊपर जा रहा है और अर्निंग नीचे जा रहा है, उसके कारण नहीं मूव करता। कभी कभी क्या होता है कि परसेप्शन के कारण भी प्राइस बहुत चल पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर बारी प्राइस चला अर्निंग के कारण। जी, कभी कभी परसेप्शन ऐसा बन जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने यूएस में देखा कि हर कोई एआई की बात कर रहा था, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था, तो जितनी कंपनी से इससे रिलेटेड वो सबका प्राइस कितने गुना हो गया। अभी अर्निंग तो आनी है उनकी, पर परसेप्शन कि आने वाला समय एआई का है और सेमीकंडक्टर का, तो वो कंपनीज चल पड़ी। तो हम लोग बेसिकली इवेंट और ट्रेंड देखते हैं कि कंपनी जो भी डिमांड कर रही है वैल्यूएशन, तो वो जस्टिफाइबल है कि नहीं है। चौथा होता है टी, विच इज टाइमिंग। अभी ये टाइमिंग हम लोग स्टॉक मार्केट टाइमिंग तो कोई भी नहीं कर सकता है।
टाइमिंग से हमारा मतलब ये है कि अर्निंग का साइकिल पे अभी कंपनी कहाँ है। और अगर मैं सिंपल शब्दों में कोशिश करूँ समझाने की, कि अगर कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 9 से 100 रुपया है और आज उसका वैल्यू 101 है, तो बेसिकली आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू से आप नेगेटिव रिटर्न ही बनाओगे, क्योंकि बाजार उसको ऑलरेडी ऐसा प्राइस कर चुका है कि आपके पास टेबल पे कुछ बचा नहीं है कमाने को। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत मैनेजमेंट अच्छा है, अर्निंग अच्छा है, मार्केट शेयर चलता रहेगा, बट इज देयर मोर वैल्यू लेफ्ट टू दैट और नॉट। और चौथा होता है स्ट्रक्चरल। बेसिकली अगर उसको भी सिंपल चीज़ों में समझाने की कोशिश करूँ, स्ट्रक्चरल में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर रेडी है कि नहीं। ठीक है। और मतलब जो बिजनेस है, जिस कंपनी जिस बिजनेस में ऑपरेट करती है, वो बिजनेस अपने टाइम आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा या ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जो इंडस्ट्री श्रिंक कर रही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे सुनील जी बहुत बड़ी एग्जांपल देते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम जैसे 50,000 खर्च करते थे वर्सेस आज की जनरेशन जो 50,000 खर्च करती है, बहुत फ़र्क है। आज का बच्चे लाइफस्टाइल पे पैसा लगाएंगे, क्लब में पैसा लगाएंगे, जिम पे पैसा लगाएंगे, ट्रैवल टूरिज्म एक्सपीरियंस पे पैसा लगाएंगे। तो आपको और मेरे को ये पता है कि जो कंजम्पशन है या जो पैसा है या जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, वो ऐसे उभरते हुए सेक्टर्स के कारण होगा। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हो जो इंडस्ट्री अपने आप में श्रिंक कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अंडर परफॉर्म करें। तो हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर रेडी है कि नहीं। जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, वहाँ पे वो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ पे ग्रोथ ले पाएगी कि नहीं। तो ये हमारा मीट्स फ्रेमवर्क है। अभी देखिए सर, इंडिया में 6,000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं, तो हर कंपनी में तो आप पैसा लगा नहीं सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि कोई किसी तरह का बाइसिस ना आए फंड मैनेजमेंट स्टाइल में, तो ये फिल्टर लगाया हुआ है जिसपे हम लोग हमारा एंटायर यूनिवर्स को रन करते हैं। और हमारा जो यूनिवर्स है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्स है। कुछ 450-500 कंपनीज हमारे इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में हैं, जहाँ पर हम अपने निवेशकों के लिए पैसा लगाते हैं। मैं अगले सवाल पे चलूँ, उसमें दो छोटे छोटे सवाल मीट्स पे। पहली चीज़ तो ये कि मीट्स के एग्जिस्टिंग सेटअप पे कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि पूरी तरह फिट होते हैं, और दूसरा ये कि क्या ये मीट्स का डिसीजन ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होता है। जब हम देखते हैं कि टैरिफ के इश्यूज आते हैं, ऑयल का प्राइस ऊपर होता है, एफआईज सेल करके निकलते हैं, तो बाजार का ओवरऑल ट्रेंड, क्योंकि अंततः जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो तो अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न नापने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आप को रोकते हैं और मीट पे टिके रहते हैं जब हमको दिखता है कि बाजार में जो बड़े ब्रॉडर ट्रेंड्स हैं वो एकदम तेजी से चीज़ों को बदल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मैं पहली चीज़ तो सेक्टर वाला आपने बात की, जो मीट्स फ्रेमवर्क है सर, हम वो सेक्टर पे नहीं लगाते, स्टॉक पे लगाते हैं। हाँ। तो अगर मैं मीट्स पे कोई कंपनी ढूंढूंगा वो किसी ना किसी सेक्टर को बिलोंग करती होगी, राइट। तो सेक्टरल एलोकेशन मीट्स के कारण नहीं होता। मीट्स का एलोकेशन स्टॉक को चुनने में। तो अभी आपके मीट से स्टॉक कौन से हैं? तो काफ़ी सारे हैं, मतलब जैसे हमारा फ्लेक्सी कैप, हमारा म्यूचुअल फंड जो आपने बोला दिसंबर में आया, उसमें कुछ 42-43 स्टॉक्स हैं, 42-43 स्टॉक्स, वो सब हमारे मीट्स फ्रेमवर्क के फिल्टर से होके ही निकले हैं। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा लिस्ट है वो। और जो मैं बोला कि हमारा यूनिवर्स भी है, वो भी काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ वो सब फिल्टर होने के बाद आए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका और भी इंटरेस्टिंग है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, इन्फ्लेशन ऊपर गया, उससे मीट्स फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, या हम लोग उसको देखते हैं कि नहीं। सो मैंने जो थोड़े टाइम पहले बोला कि हमारा कोई डिसीजन इसलिए नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग स्टॉक खरीद लो, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो कंजम्पशन स्टॉक खरीद लो, वैसा डिसीजन नहीं लेते हैं। बट क्या हम उसके आर वी नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है मैक्रो? आंसर इज नो, वी हैव टू बी अवेयर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो क्या होता है कि जैसे सपोज आपने कोई स्टॉक का प्राइस टारगेट रखा हुआ है दिमाग में कि यार अगर ये 50 रुपये पे मिल गया, 60 रुपये पे मिल गया, और फिर कुछ ऐसा मैक्रो गतिविधि ऐसी हुई कि वो 50 का 40 पे आ गया फॉर सम रीज़न, मैं और बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फंड मैनेजर को लगता है कि यार मेरे को कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से 50 रुपये पे मिल रहा था, से 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू थी, 50 पे मिल रहा था, अभी 40 पे मिल रहा है, तो शायद हमें और कंफर्ट आ जाएगा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस तरह का नज़र रखा जाता है। बट डिसीजन ये मैक्रो ट्रेंड से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बट हम अवेयर रहते हैं कि हो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कल को कुछ वॉर हो, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना शुरू कर दें, तो आपको आपका
आपके पोर्टफोलियो में क्या वेट्स बढ़ाने चाहिए, क्या कम करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, पर डिसीजन उस पर नहीं होता। एक और सवाल मीट्स पर मैं आगे चलता हूँ। मीट्स का में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं सर, वो स्कीम स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने बोला कि जैसे नहीं, और उसमें दूसरा सवाल मैं कर दूं, फ्लेक्सी कैप से आपने शुरुआत की। फ्लेक्सी कैप को हमने पिछले 1-2 साल के सबसे स्टार फंड के तौर पे देखा है। ये इस स्कीम ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए और शायद फंड मैनेजर भी मानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस एक स्कीम को मैनेज करने में। तो क्या केवल एक यही वजह थी कि फ्लेक्सी कैप को लिया गया, या फ्लेक्सी कैप से आपने शुरुआत की क्योंकि फ्लेक्सी कैप पिछले 2 साल का स्टार फंड है ETF को अगर हटा दें, या ये जो फ्रीडम थी वो फ्रीडम मीट से मैच करती थी? अगेन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम कोई भी बिजनेस डिसीजन फैशनेबल क्या है उसके हिसाब से कभी भी नहीं लेंगे, ना आज लिए है, ना पहले लिया और ना ही आगे लेंगे। बिकॉज हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि अच्छे प्रोडक्ट दें, और वो प्रोडक्ट दें जो हमें लगता है कि इन्वेस्टर वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस रहे। अब क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेंड रहा फ्लेक्सी कैप का, इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप लॉन्च करूँ तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। मेरे को तो अहेड ऑफ द कर्व रहना है। हमने फ्लेक्सी कैप क्यों किया? क्योंकि तब मार्केट का सिचुएशन ऐसा था कि हमें लगा कि अगर एक ऐसा पोर्टफोलियो बने जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका एक्सपोजर मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो उस मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा वो था। और दूसरा, फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी लोग समझते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ज़रूर था कहीं ना कहीं कि हाँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लोग समझते हैं, और मार्केट का सिचुएशन ऐसा था कि फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो जो भी हम बनाएंगे जहाँ पे तीनों मार्केट कैप रहता है, तो वो हमारे निवेशकों के लिए अच्छा होगा। तो वो डिसीजन का रीज़न था। ये तो कभी भी नहीं था कि फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा कर रहा था, बिकॉज वो हमारे DNA में नहीं है कि जो फैशनेबल है उसको। इनफैक्ट हम लोग तो इंटरनली बोलते हैं, क्या एडवांटेजेस है वो करो, क्या फैशनेबल है वो इग्नोर करो। सो वो हमारा डिसीजन था फ्लेक्सी कैप को करने का। और दूसरा, अगर मैं फ्लेक्सी कैप की पर से बात करूं, अभी फ्लेक्सी कैप अगर आप इंडस्ट्री EM देखेंगे कुछ 6 लाख करोड़ के करीब है, और सभी फंड अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा रहा है। पर हमने एक चीज़ देखा, इनवेरिएबली बिकॉज ऑफ साइज या जो भी हिस्ट्री रही है, बहुत सारे फंड बहुत बड़ा AUM वो 6 लाख करोड़ का लार्ज कैप ओरिएंटेड है। हाँ, वही For इसीलिए whatever मैंने स्पेसिफिकली सवाल पूछा आपसे। जी, फॉर वट एवर रीजन वो लार्ज कैप ओरिएंटेड रहते हैं। अभी साइज के कारण होंगे या चेंजेस हुए hedge भी क्लासिफिकेशंस में, सबका अपना अपना डिसीजन रहेगा। और मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि सभी फंड्स ने बहुत अच्छा किया, पर हमें लगा क्योंकि बहुत सारे फंड्स लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो एक फ्लेक्सी कैप ऐसा आ सकता है और ऑफरिंग जो बहुत फाइन बैलेंस बनाए लार्ज कैप्स में और हाई कन्विक्शन आइडियाज़ में। तो हमने जो इंटरनली सोचा कि हम फ्लेक्सी कैप को कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे कि लार्ज कैप 40 से 60% के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट का क्या सिचुएशन है, और बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप में। तो अभी जब हमने पोर्टफोलियो बनाया, कुछ 42% के करीब लार्ज कैप है, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप है कुछ 50% के करीब, और 6-7% अभी डिप्लॉय हो रहा है, बिकॉज डेली पैसा आता है उसमें। तो जो करंट AUM पे अभी भी 6-7% कैश है, जो जैसे जैसे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो फ्लेक्सी कैप में इंडस्ट्री बेंचमार्क से आप लार्ज कैप में 10% कम से कम नीचे हैं, 10% या 12% नीचे इंडस्ट्री बेंचमार्क से, और मिड कैप पर इंडस्ट्री बेंचमार्क से 10 से 12% आगे हैं, डिस्पाइट दिस सिचुएशन कि मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट में। पिछला 1 साल मिड कैप स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं गया है। जी, सो देखिए, बिकॉज इंडस्ट्री में मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में ओरिएंटेड, काफ़ी AUM लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो ऑफ कोर्स उसके कारण जगह नहीं बचती है मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा डालने की। पर ऐसे नहीं कि हर फंड ऐसे, अभी इंडस्ट्री में कई फंड ऐसे भी हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अच्छा फाइन बैलेंस बना रखा है। और मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी स्कीम्स इतनी पुरानी हो चुकी है, AUMs बड़े हो चुके हैं, तो उनका टिल्ट लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा है। तो हमने तो ये सोचा है कि यार एक फाइन बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे लार्ज कैप भी निवेशकों के पोर्टफोलियो में आए, और हाई कन्विक्शन आइडिया जो ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में मिलते हैं वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन मिले। तो हमारा वो सोच था। सर, 2025-26 को अगर आप देखें और ऐसा इमेजिन करें कि आपको एक फिल्म की शुरुआत करनी है एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, तो उसका पहला सीन कैसा होगा? क्योंकि जब हम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो 3-4 तरीके के फेसेस दिखते हैं। एक तो काफ़ी झुंझलाए हुए इन्वेस्टर हैं, दूसरा थके हुए इन्वेस्टर हैं, थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं, और कुछ ऑप्टिमिस्ट भी हैं।
तो आप बिल्कुल नया म्यूचुअल फंड लेकर आए और ठीक उस दौर में लेकर आए जब हम एक बड़ी रैली, एक बड़ा रिटर्न देख चुके थे। उसके बाद अब नए सिरे से सारी चीज़ें रीसेट हो रही हैं, इन्वेस्टर भी समझ रहे हैं कि बाजार की पोटेंशियल कितनी है। तो इस समय आप इनका अपने म्यूचुअल फंड को बनाते समय इन्वेस्टर का कौन सा चेहरा देखते हैं? थका हुआ वाला, झुंझलाया हुआ वाला, या उसको लगता है कि अभी आगे आगे क्या होगा? फ्रैंकली ऐसा विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है कि इन्वेस्टर थका हुआ है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टोरी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। इसीलिए हमने देखा एसआईपी फ्लोज आ रहा है, रेगुलर फ्लोज भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है पर बरकरार है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि निवेशक मतलब रेयरिंग टू गो है यार, कि हम जितना इंडिया पे कॉन्फिडेंस है हमारा, उतना वो स्टॉक मार्केट में भी नज़र आए। तो उदास तो नहीं है फॉर श्योर, पर हाँ वेटिंग मोड में ज़रूर है कि कब जो इतना कॉन्फिडेंस है वो आंकड़ों में भी नज़र आएगा। तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जा सकता है। बट अल्टीमेटली सर मेरा ये मानना है कि आज अभी तक बाजार में क्या हुआ है, आपके आगे के डिसीजन उस पर निर्भर नहीं होने चाहिए। अच्छा। आपको तो ये देखना है कि आप आज अगर आप पैसा लगा रहे हो और आप अगले 5 साल के लिए लगा रहे हो, वहाँ पे कौन सा एसेट क्लास चलेगा या नहीं चलेगा, लार्ज कैप में कितना होना चाहिए, मेरा खुद का क्या रिस्क एपेटाइट है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क आपके पोर्टफोलियो में होता है। तो कब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे को नहीं पता क्या रीज़न है कि पिछले महीने इतना गोल्ड में पैसा आया। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में था नहीं इसलिए उन्होंने गोल्ड डाला। पर अगर गोल्ड में इसलिए पैसा आया कि लास्ट 1.5 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा था, उस बेसिस पे अगर किसी ने डिसीजन लिया तो वो गलत है ना। अभी गोल्ड का एक काम होता है पोर्टफोलियो में 8% 10% हेजिंग का, उतना अगर कोई नया ऐड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि जो गोल्ड में इतना पैसा आ रहा है वो नए निवेशकों का है। पूरी इंडस्ट्री में अगर जैसे मेरा पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है अदर देन जो घर पे ज्वेलरी होती है, तो मेरे को अगर हेजिंग के लिए 8-10% ऐड करना है देन इट्स अ राइट इन्वेस्टमेंट टू मेक। पर अगर मैं इसलिए पैसा डाल रहा हूँ कि बहुत भाग चुका है और अभी फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो गलत होता है। सो हम देखिए सर, बाजार का कितना भी बात कर ले हम लोग, कितना भी हम लोग टेक्निकल या इंटेलेक्चुअल बात कर ले, पर मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपका पोर्टफोलियो में या तो बहुत ताकत होती है या बहुत वीक होता है। ताकत होती है जब आप हर एसेट क्लास में आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पैसा डालते हो, तो बाजार का क्या उतार चढ़ाव फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज पैसा डालूं कल पैसा डालूं उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पर हाँ, अगर मेरे पोर्टफोलियो में मैं सारे डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ चल पड़ा है, तो मार्केट की गलती नहीं, वो तो फिर मेरी गलती है। हालांकि गोल्ड में पैसा तो उसी तरह से दिखाई, ईटीएफ के फ्लो जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत सारा फोमो है। सिल्वर तो और ज़्यादा है। मुश्किल है बोलना। देखिए अभी जो भी है गोल्ड में, जैसे अगर 20,000 करोड़ भी आया है, अभी 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें अगर 20,000 करोड़ और ऐड हुआ सिर्फ गोल्ड में, परसेंटेज तो बहुत छोटा है ना। तो अभी तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में जो गोल्ड है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से है। तो अगर मुझे लगता है कि यार मेरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है और मेरे को थोड़ा हेज कर लेना चाहिए 5-10%, तो मेरे को डालना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं डालना चाहिए, चाहे गोल्ड इतना भाग चुका है। लेकिन सर एक सवाल है कि इंडस्ट्री में AUM बढ़ रहा है, रिकॉर्ड AUM है, SIP फ्लो मजबूत है, लेकिन अगर आप निवेशकों से, इन्वेस्टर से प्राइवेटली बात करिए, आप भी बात करते होंगे क्योंकि आप भी मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, तो उनको दिखता है कि उनका XIRR FD जैसा ही है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। तो अगर आप कहें कि पोर्टफोलियो ही डिसाइड करता है कि आपको रिटर्न कैसा होगा, और अगर आप निवेशक की तरफ से सोचें तो निवेशक क्या गलती करते हैं जिसमें कि रिटर्न और निवेशकों का एक्सपीरियंस अब एक बड़े वाइड गैप में पहुंच गया है, जहां रिटर्न कुछ और दिख रहे हैं और निवेशकों का एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ दूसरा है। ये गैप कैसे फिल किया जाएगा? जी देखिए, बहुत सारी किताबें भी इस पर लिखी गई हैं। अभी इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं बिहेवियरल गैप, और कई किताबों में लिखा गया है कि इन्वेस्टर का रिटर्न इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत फर्क पड़ता है, जो आप भी बोल रहे हैं, और वो गैप होता है बिहेवियर का। अभी जैसे हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे कि मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं सिर्फ वो खरीद रहा हूँ जो अभी चला है या अभी जो चल रहा था और शायद आगे ना चलेगा, तो गैप तो आएगा कभी कभी। सी देखिए, मार्केट क्या होता है, पेंडुलम की तरह काम करता है सर, है ना। पेंडुलम में क्या होता है कि एक साइड ग्रीड होता है और एक साइड फियर होता है। तो अगर आप
बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं बाज़ार में, तो हम ये भूल जाते हैं कि बाज़ार मीन रिवर्ट करके सेंटर पॉइंट पे आएगा। और ऐसी ही गलती करते हैं जब बहुत फियरफुल भी हो जाते हैं, जैसे आजकल है। शायद इन्वेस्टर्स को लगता है, आप भी बोल रहे हो कि XIR पिछले 1 साल का नहीं दिख रहा है, या जो भी रिटर्न्स है वो नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग अभी फियर वाली साइड पे हैं कि बाज़ार नहीं चला, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। पर हम उस टाइम भी ये भूल जाते हैं कि गिरावट से भी बाज़ार मीन रिवर्ट करेगा, मीन्स जो सेंटर पॉइंट है उधर आएगा। अभी हमारी इकोनॉमी में सेंटर पॉइंट या स्टॉक मार्केट में सेंटर पॉइंट क्या होता है? अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स आने वाली हैं, आप बहुत फियरफुल हो, तो आप मिस करोगे, बिकॉज बाजार देखेगा कि यार अर्निंग वापस आ गई है। जैसे ये साल का अर्निंग दिख रहा है 8-10%, अगले साल का 14-15% दिख रहा है लार्ज कैप में, 20-22% दिख रहा है अगले 2-3 साल में स्मॉल कैप में। तो बाजार तो उसका कॉग्निजेंस लेगा और वापस से अर्निंग्स को प्रीमियम देगा। तो अगर आप फेयरफुल ही रहेंगे तो भी आप मिस कर जाएंगे, अगर आप ग्रीडी रहेंगे तो बाजार करेक्शन करेगा। तो सारा खेल तो इमोशंस का है। मतलब अगर इन्वेस्टर्स अपने इमोशंस को मैनेज कर ले और राइट एसेट एलोकेशन करे, तो मुझे नहीं लगता कि गलतियाँ होंगी। अच्छा, तीसरी गलती जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी लोगों से बात करके जो समझा है कि लोग खुद को नहीं समझते हैं। अभी जैसे मेरे कई मित्र हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बाज़ार में पैसा डालना है, तो आपको डालना चाहिए, तो हाँ मैं डालूंगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अगर बाज़ार 20% गिरेगा तो आप क्या करोगे? नहीं वैभव भाई, हम तो बने रहेंगे, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पर 20% गिरता है तो हिल जाते हैं कि नहीं यार निकल जाओ निकल जाओ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि बॉस, मैंने तुमसे वो प्रश्न क्यों पूछा था कि 20% गिरेगा तो क्या होगा? मैं इसलिए पूछा था क्योंकि आपको खुद को ज़्यादा जानते हो मुझसे। अगर आप मुझे तब बोलते कि 20% पे बॉस मुझे बहुत टेंशन हो जाएगा, तो मैं आपका इक्विटी मना कर देता था। तो बहुत बारी इन्वेस्टर अगर खुद को समझता है ना कि मैं कितना रिस्क एपिटाइट है मेरा, कितना मैं उतार तो खैर हर कोई बोलेगा कि मेरे को चाहिए। गिरावट बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं इतना ही सहन कर पाऊंगा। पर अगर आप खुद को डिफाइन कर सकते हो और अपनी रिस्क एपिटाइट और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें हर तरह का एसेट क्लास हो, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा। इनफैक्ट अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छी एडवाइस लेते हैं किसी एडवाइज़र से, पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक से करते हैं, खुद को समझते हो, उसके हिसाब से आप एसेट क्लासेस चुनते हैं, तो इन्वेस्टर यूजुअली लॉन्ग टर्म बना रहता है। और जैसे आपने ऑप्टिमिज्म का बात किया, सर पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, जो ऑप्टिमिस्टिक रहा उसने पैसा बनाया ही। हमारी कंट्री ने, हमारी स्टॉक मार्केट ने पैसा बना के दिया है। पर वो पीरियड होता है, वो 5, 10, 15, 20 साल का होता है। तो वो टाइम बैठने के लिए ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन हो, खुद को समझे, एडवाइस लीजिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है। एक सवाल जो हमारे डिस्कशन से थोड़ा अलग जाते हुए, जब हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं तो एक चीज़ जो लगातार इन्वेस्टर्स से बात होती है, उनसे पता चलता है कि भारत में स्टॉक मार्केट लिटरेसी के साथ रिस्क लिटरेसी बिल्कुल मिसिंग है। रिस्क की अंडरस्टैंडिंग, रिस्क की प्लानिंग बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जैसे आपने कहा 20% का करेक्शन का रिस्क बिल्ट करना अपने टोटल पोर्टफोलियो में और उस हिसाब से तैयारी करना। तो आपको क्या नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और बाकी कम्युनिकेशन में रिस्क लिटरेसी को शामिल किया जाना चाहिए? लोगों को ये तो पता चले कि वो रिस्क को एसेस कैसे करें। तो सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, बिकॉज अंडर गाइडेंस ऑफ सेबी एंड एम्फी आई थिंक इंडस्ट्री पिछले काफ़ी सालों से बहुत सारी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स उसमें कर रही है। वहाँ पर हम लोग बहुत लंबा चर्चा करते हैं रिस्क के ऊपर, पोर्टफोलियोज के ऊपर। पोर्टफोलियो मतलब नॉट नेम ऑफ द स्टॉक्स या सेक्टर्स, बट एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियोज क्यों लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो आपके साथ जुड़े रहने चाहिए। वहाँ पे पूरा इंडस्ट्री रिस्क के ऊपर बहुत काम कर रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडस्ट्री, सेबी और एम्फी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सब चीज़ें समझाने में। और मेरा तो ये मानना है कि जिन इन्वेस्टर्स ने 5-10 साल लगा लिए हैं, आई थिंक वो काफ़ी लोग तो अभी समझ भी रहे हैं। पर क्या होता है ना कि इंडिया एक बहुत एस्पिरेशनल कंट्री है। मतलब हमारा यूथ हमारा सबसे बड़ा पावर है, और जो यूथ का एस्पिरेशन है वो ग्रो करने का लाइफ में, तो वहाँ पे जो बहुत सारे नए युवक जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आपने सुना होगा कि कितने डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे युवक आके दे वांट टू ट्राई एवरीथिंग, बिकॉज इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सबने किसी ना किसी का एक्सपीरियंस सुना हुआ है, तो हर कोई ट्राई कर रहा है।
तो वो जो युवक जुड़ रहा है हमारे साथ, शायद वहाँ पे ये जो आप फैक्टर बोल रहे हैं कि वो अभी भी हो सकता है कि वो रिस्क को नहीं समझते, बट इंडस्ट्री कोशिश कर रहा है और हम लोग करते रहेंगे। इनफैक्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस, जैसे मेरी भी नई कंपनी आई है अभी, तो हम लोग तो अभी से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन पे कैसे पहुंचा जाए। हमारे इंटरनल जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें ये प्लान करते हैं कि कोई 45 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का है, उस ऑडियंस को कैसे केटर किया जाए, उधर तक कैसे पहुंचा जाए। और उतना ही चर्चा करते हैं कि कोई अगर 20 साल का 22 साल के लोग हैं वहाँ पे कैसे पहुंचा जाए। फिर हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी जाके इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं ताकि इंडियंस को अपने स्कूल टाइम से सुनने को मिले कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो सर इंडस्ट्री का कोशिश जारी है। एक सवाल जो अब एक और चुनौती इन्वेस्टर्स एक तरफ उनको फंड मैनेजर कहता है कि आप माइक्रो देखिए, आप ये देखिए कि फंड का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छे स्टॉक्स कौन चूज कर रहा है, फ्यूचर के विनर्स कौन है। दूसरी तरफ उनके दिमाग में सामने टॉप ऑफ द लाइन मार्केट की वॉलेटिलिटी है। एक दिन में इंडेक्स 700-800 पॉइंट गिर रहा है और पिछला 1 साल 1.5 साल तो इन्वेस्टर्स को समझ में ही नहीं आता कि सुबह वो उठते हैं तो क्या होता है, शाम को क्या हो जाता है। इस चक्कर में जो चैलेंज है वो ये होता ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 10-15 ऐसी स्कीमें पकड़ के बैठ जाता है जिनमें एक जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स रखे हुए हैं, और वो सेम पोर्टफोलियो पे केवल अलग नाम से, अलग नॉमेनक्लेचर से बेट कर रहा है, किसी में एक्स और किसी में वाई है। ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या सलाह होगी, सबसे शार्प और प्रैक्टिकल सलाह इन्वेस्टर के लिए होगी कि वो 3 से 5 फंड का एक सेंसिबल पोर्टफोलियो बना सके जिसमें उसकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई रहे और वो रिपीट ना कर रहा हो। मतलब कई तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिनके पास 15-15, 16-16 फंड स्कीम्स हैं, 20-20 फंड स्कीम्स हैं, स्टॉक्स तो उतने ही हैं, उन्हीं स्टॉक्स में मूव किया जा रहा है, खासतौर से लार्ज कैप की कैटेगरी में। नहीं, अगेन सर बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं होता। खासकर अगर आपने 17-18 फंड्स ले रखे हैं। सी म्यूचुअल फंड में अगर नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा हैं, तो 100 हैं, 150 हैं, तो वो फिर भी समझ में आता है, बिकॉज कोई ऐसा एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपका रिटर्न कम कर देता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के हिसाब से। सिंगल फंड में, हाँ, सिंगल फंड में अगर 100-150 स्टॉक हैं, हाँ, वर्सेस कोई 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो ऐसा कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ऐसा डेटा तो नहीं है। तो 20 स्टॉक्स हो, 50 स्टॉक्स हो, 100 स्टॉक्स हो, सब अच्छा कर सकते हैं ओवर टाइम। बट हाँ, अगर सेम कैटेगरी ऑफ फंड 8, 10, 15 हैं आपके पोर्टफोलियो में तो ज़रूर दिक्कत है। एक तो इतना ज़्यादा मैनेज करना, फिर टैक्सेशन भी होता है हर फंड के लिए। आप कैपिटल गेन होगा आने जाने का, ऑपरेशनल इनकन्वीनियंस बहुत बढ़ जाता है, तो ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे आपने बोला कि अपेरेंटली बहुत सारा स्टॉक्स ओवरलैपिंग है, तो मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगता है, मैं क्या करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, मैं फंड से ज़्यादा फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करता हूँ। अच्छा। तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप में डाल रहा हूँ तो फ्लेक्सी कैप में 2 या 3 डिफरेंट सोचने वाले फंड मैनेजर्स मेरे पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। स्मॉल कैप अगर मैं डाल रहा हूँ तो डिफरेंट फंड मैनेजर्स का जो सोच है, फंड हाउस का जो सोच है, वो मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर हर कैटेगरी में 3-4 फंड्स होंगे, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन टू हैव। और 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ सोचने वाले, कोई वैल्यू फंड मैनेजर्स होते हैं, कोई ग्रोथ फंड मैनेजर्स होते हैं, कोई फैक्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिल जाएंगे आपको। तो हर तरह का आप फंड मैनेजर्स को चूज करके या फंड मैनेजमेंट स्टाइल को चूज करके आप पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। वो मेरी राय रहेगी। आप उस समय फंड लेकर बाजार में आए जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत दुनिया के सबसे हाई वैल्यू बाजारों में वैल्यूएशंस काफ़ी ऊंचे हैं और अगले कुछ सालों में निफ्टी से 7 से 8% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। अब ये जो नैरेटिव है, इसे आप कैसे देखते हैं कि भारत के जो लार्ज कैप फंड्स हैं, जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी एफडी, इक्विटी एफडी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ 6% 7% का रिटर्न आएगा। 15 से 18% का जो कैगर है, जो 15 से 18% के रिटर्न की उम्मीद है, वो बिल्कुल दूर है। ऐसी स्थिति में मैं ये जो नैरेटिव बिल्ट होता है हाई वैल्यूएशन और लो रिटर्न का, उसे कैसे हैंडल करते हैं? जी सर, पहली चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप ने सिर्फ 6-7-8% का रिटर्न दिया। अगर आप लार्ज कैप फंड्स को देखेंगे, बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया और कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव बन रहा है ये ठीक है। आई थिंक पीपल शुड चैलेंज दैट, बिकॉज लार्ज कैप फंड्स ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिए। इंडेक्स को ही
2-2.5% से आउट परफॉर्म करने वाले भी काफ़ी फंड है और लंबे सिरे तक। तो शायद हमें लार्ज कैप को एफडी से तो कंपेयर नहीं करना चाहिए और पास्ट परफॉर्मेंस भी मुझे लगता नहीं ऐसा बोलती है। जहाँ तक वैल्यूएशन की सवाल है सर, देखिए वैल्यूएशन का भी डिफरेंट नज़रिए हैं देखने का। एक तो होता है कि आप हेडलाइन देखिए कि बाज़ार का पी रेशो 22 है, 24 है, फिर ऐसा न्यूज़ या लोग पढ़ेंगे कि 10 साल के एवरेज के बराबर हैं या किसी और बाज़ार का वैल्यूएशन ऊपर है या नीचे है। बट मेरा क्या मानना है कि जब आप पोर्टफोलियो खरीदते हो तो आप तो स्टॉक्स में पैसा लगाते हो ना, आप तो इंडेक्स पे पैसा नहीं लगाते हो। तो कई बार क्या होता है कि इंडेक्स में लिमिटेड नंबर स्टॉक्स होते हैं। तो सपोज मैं निफ्टी स्मॉल कैप भी देखूं, स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक है, तो वो 250 स्टॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो पी रेशो आप और मैं हेडलाइन में पढ़ते होंगे। बट अगर आप यूनिवर्स देखेंगे तो 35,000 करोड़ का सबसे बड़ा स्मॉल कैप है मार्केट कैप में, और अगर आप नीचे जाओगे तो 500 तक का भी मिल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, हमने एक स्टडी किया था बैकस में, 35,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक का मार्केट कैप की कंपनीज, कुछ 850 कंपनीज हैं। उन 850 कंपनीज में 50% से ज़्यादा कंपनीज ये सितंबर 24 से लेके अभी तक अपने पीक से 50% गिर चुकी है, करेक्शन हो चुका है, गिर चुका है। तो इंडेक्स लेवल जो 250 कंपनी का है वहाँ पे पी रेशो कुछ हो सकता है, अगर आप पी रेशो का आपने सवाल पूछा। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे और 250 के बियॉन्ड भी देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर गिरावट के बाद हमें तो वो कंफर्ट मिल रहा है कि हम जाके निवेश कर सकते हैं। और दूसरा सर, अगर सितंबर 24 से मैं अभी तक की बात करूं तो सितंबर 24 से लेके अभी तक बाज़ार में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे सितंबर 24 में अगर आपको याद हो तो हर कोई ये बात कर रहा था कि यार इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, अर्निंग है नहीं, और उसी टाइम पे चाइना कुछ 7 या 8 मल्टीपल पे अवेलेबल था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि यार इमर्जिंग मार्केट में इंडिया में अंडरवेट हो जाओ और ओवरवेट हो जाओ चाइना में, तो हमारा पैसा निकल के गया। उसी टाइम पे वो अमेरिका में टॉप 7 कंपनी, मैग्निफिसेंट 7, वो सब कंपनीज में बहुत उछाल आया क्योंकि सबको लगा एआई इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, बहुत कंपनीज अच्छा करेंगी, सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा करेगा, वो सब करते करते तो वो सेकंड रीज़न बना कि हमारा पैसा निकल गया। और डोमेस्टिकली भी कई चीज़ें अगर आपको याद हो उस टाइम पे उतनी फेवरेबल नहीं थी। जैसे एक तो मैंने अर्निंग ही बोला कि 2-3% का अर्निंग दिख रहा था उस टाइम पे, इंटरेस्ट रेट हमारे ऊपर थे, उसके बाद से इंटरेस्ट रेट ही 1.25% गिर चुके हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट का केपेक्स के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे थे क्योंकि इलेक्शंस के बाद तब नंबर दिख नहीं रहे थे, प्राइवेट केपेक्स नहीं था, लिक्विडिटी टाइट थी। पर अभी आप देखिए ना, वो सब चीज़ें पीछे रह चुके हैं। गवर्नमेंट का केपेक्स बरकरार है, प्राइवेट केपेक्स कुछ 6 या 7 साल के बाद 13-14% का नंबर दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट 1.25% गिर चुका है, लिक्विडिटी हमारी वापस है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे बाजार ने टाइम करेक्शन देख लिया है और फ्यूचर अर्निंग हमारा काफ़ी बेटर दिख रहा है। जैसे 8-10% ये साल का नज़र में आ रहा है और अगले 2 से 3 साल 14-15-16% उस रेंज में अर्निंग्स बढ़ेगा। तो आज जो नैरेटिव है वो ये है कि बाज़ार हमारा टाइम करेक्शन हो चुका है, काफ़ी इमर्जिंग मार्केट से वी आर द लीस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। तो हम उस टाइम पे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थे, अर्निंग नीचे था, आज हम लीस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है और अर्निंग ऊपर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले क्या हुआ, पिछले 18 महीने में क्या हुआ, उससे ज़्यादा ये फोकस करना ज़रूरी है कि अभी कौन से लीवर्स कहाँ पर हैं, और वहाँ पर मुझे लगता है इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन पे है। पर क्या होता है कि आपको अहेड ऑफ द कर्व डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे कल ही मैं किसी को मिला तो वो कुछ ऐसा बात हो रहा था टाइमिंग पे, तो मैंने उनको बोला कि आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने इन्वेस्टर्स ने सितंबर 24 में गोल्ड में पैसा डाला था। बहुत कम। गोल्ड में पैसा एक्चुअली 2025 में ज़्यादा, जब रिटर्न आनी शुरू हो गई थी। तो आज अगर आपको निवेश करना है ये सोचते हुए कि अगले 3-4-5 साल में क्या अच्छा करेगा, तो हमें लगता है कि आज टाइम ओवरवेट होने का है इंडियन इक्विटीज़ में, और इंडियन इक्विटी के ऊपर लार्ज कैप 8-10% से अगर अर्निंग ग्रो करता है या 11-12% पे ग्रो करता है, उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप में हमें जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें जो अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है वो 20-22% का दिख रहा है। इसीलिए हमने ये फंड अभी लॉन्च किया कि ठीक है, सेंटीमेंट शायद फेवरेबल ना हो, नहीं है, तो लोगों को लगेगा यार अभी 1 साल में तो रिटर्न नहीं बना है, 6-7% का रिटर्न बना है। बट आप पैसा सेंटीमेंट के कारण नहीं बनाते हो, आप अल्टीमेटली पैसा बनाते हो अर्निंग ग्रोथ के कारण,
और आप क्या वैल्यू दे रहे हो। तो आज अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है और वैल्यू भी सस्ता है, इसलिए हमने ये बोल्ड कॉल लिया कि अभी स्मॉल कैप करना चाहिए। तो आपका कन्विक्शन ये कह रहा है कि स्मॉल कैप में 20 से 22% की अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, दिखेगी साहब। दिख रही है। एक और सवाल जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है कि अगर हमें मान भी लें कि अगर हम इंडेक्स में ही को ही बेंचमार्क करें, क्योंकि डिस्कशन में टॉप ऑफ द माइंड हमारे नैरेटिव को वही मूव करता है कि इंडेक्स का रिटर्न सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, 7% 8% रहेगा, जैसा ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। कई लोग हमारे इसी फोरम पर आकर कह गए कि आपको डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद अब नहीं करनी चाहिए, सिंगल डिजिट्स के रिटर्न्स की। ऐसी स्थिति में कि इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसे अगर इक्विटी जैसा रिटर्न चाहिए, मतलब कम से कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर का तो रिटर्न उसे मिले जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है उस हिसाब से, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मिड कैप स्मॉल कैप देखना चाहिए, कोई खास सेक्टर फैक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर वो भारत के बाहर कहीं निवेश की जो कि अब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अब्रॉड में ये देखे? और उसके बीच में जो सबसे बड़ी दुविधा उसकी है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहे, ट्रेडर ना बन जाए, क्योंकि ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये बहुत थिन है कि वो ऐसा करते हुए कब इन्वेस्टर से ट्रेडर में बदल जाता है, उसे समझ में नहीं आता। तो सर इसका आंसर तो डाइवर्सिफिकेशन में ही है, और तो कोई अगर मैं मतलब बोलूँ श्योर शॉर्ट आंसर तो किसी के पास भी नहीं है। और मैं इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट सच्चाई ये है कि डाइवर्सिफिकेशन में सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में पैसा डालते हैं, लार्ज कैप भी होगा, मिड भी होगा, स्मॉल भी होगा, थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई कीजिए इंटरनेशनल फंड्स में, या ऐसे फंड जो इंटरनेशनल इक्विटी भी पैसा डालते हैं। अभी इंडस्ट्री के पास मल्टी एसेट एलोकेशन जैसे खूबसूरत फंड है जहाँ पर हर एसेट क्लास में पैसा डाला जाता है। तो आई थिंक इन सभी फंड्स में अगर आप पैसा डाल के टाइम देंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा कर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर मुझे मेहनत करनी है ये ढूंढने में कि क्या अच्छा करेगा, उससे बेटर तो ये है कि मैं ये मेहनत करूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी आ जाए, मिड भी आ जाए, स्मॉल भी आ जाए, मल्टी एसेट के थ्रू गोल्ड भी आ जाए, और कुछ फंड्स जो बाहर निवेश करते हैं वो फॉरेन इक्विटी भी आ जाए। अगर आप ये पूछेंगे कि चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इज नो, सभी इंपॉर्टेंट है, पर सबकी मात्रा या तो अपने रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करती है या बाजार के सिचुएशन पे। तो अगर आपके पास अच्छा एडवाइज़र है तो आपको एक अच्छा एडवाइज़र ऐसा एडवाइस कर देगा जहाँ पे सभी एसेट क्लास आपको बैठ जाएंगे। उसके बाद की मेहनत ज़्यादा बड़ी होती है कि जहाँ पे आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करना है, आपको पेशेंस रखना और आपको पेशेंस रखना और टाइम देना है। टाइम देना मतलब आपने अभी तो क्या है कि कोई भी आप पॉडकास्ट सुनेंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो हर कोई बात करता है टाइम 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 इन द मार्केट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सच्चाई भी वही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बोलने को बोल रहा है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक निवेशक हूँ ना, तो मैं पहला मेहनत करूँगा एडवाइज़र ढूंढने में जो मेरे को हर डाइवर्सिफिकेशन दे दे मेरे पोर्टफोलियो को, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। पर मैं डबल ट्रिपल मेहनत करूंगा कि मैं 20 साल बैठा रहूं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं। बाजार में इतना न्यूज़ आएगा सर, कभी एक्स हो रहा है, कभी वाई हो रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि हमने जो देखा है कि बहुत बारी हम लोग बाजार को उतना समझते नहीं है, न्यूज़ को उतना समझते नहीं है जितना हम रिएक्ट कर जाते हैं। फियर ऑफ अननोन बोलते हैं ना वो। आई थिंक वहाँ पे हमें खुद पे मेहनत करना चाहिए कि बॉस मैं बना रहा हूँ, बने रहे ना तो पैसा बन जाएगा। एक सवाल और बने रहने के साथ, बना रहना जो है बहुत स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, सारे फंड मैनेजर्स देते हैं। इसके भीतर एक और चीज़ आती है रोटेशन की, कि बने तो हैं, रोटेट कैसे करें, हम एग्जिट कब करें, हमें कब लगता है कि हमारा डिसीजन 1 साल पहले ठीक था और उसके बाद 1 साल बाद वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आपको 2024 में नहीं पता था कि 2025 में टैरिफ आ जाएंगे जिन्होंने पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को बदल दिया, या वार है या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऑयल इतने दिनों से $60 से नीचे था, $70 से ऊपर हो गया पिछले 15 दिन में, 20 दिन के भीतर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कॉल्स होती हैं आम निवेशक ये समझ नहीं पाता, और उसको लगता है कि वो फिर ये मामला उसके हाथ से निकल गया और वो फिर लूजर साइड में जाके खड़ा हो गया, वो सही समय पर रोटेट नहीं कर पाया। सर आई थिंक अगर आप एक अच्छा फंड मैनेजर लेते हैं ना, अभी क्या फंड मैनेजर्स का तो काम ही है कि वो जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्केट रोटेशन होना चाहिए, जो स्टॉक महंगा हो गया वहाँ से निकल के सस्ते स्टॉक में जाओ, तो फंड मैनेजर तो सारा दिन वही काम करता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचना चाहिए कि कब मैं कहाँ जाऊँ। आई थिंक जो रोटेशन की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक रोटेशन इज़ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छा फंड मैनेजर चूज़ कीजिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ही विल मैनेज कहाँ पर ओवरवेट होना है, कहाँ पे अंडरवेट होना है, क्या
कब मैं वैल्यू ऐड करूं, कब मैं ग्रोथ ऐड करूं, कौन सी तरीके का कंपनी ऐड करूं, तो वो फंड मैनेजर्स कर लेंगे। जो आपने दूसरा पॉइंट बोला कि बने रहने के लिए ज़रूरत होती है या कब बेचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे ना सर, आप अगर आपको एक दिन का पैसा लगाना है या 100 साल का पैसा लगाना है, हमारे पास हर तरीके का फंड है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, तो आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड इस तरह के फंड में पार्क करके रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे को 5 साल के बाद पैसे, 3 साल के बाद पैसा चाहिए, तो हाइब्रिड फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि यार कुछ भी हो जाए, मैं 5 साल 10 साल बैठा रहूँगा, तो नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। बट हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको निकालना भी चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड में कोई इसीलिए डालता है कि बहुत जब ज़रूरत पड़े मैं निकाल पाऊँ। प्रॉब्लम कब आता है कि मुझे 1 साल के बाद पैसा चाहिए, मुझे पता है, और मैंने 1 साल का पैसा इक्विटी में डाल दिया, तब ज़रूर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 1 साल में तो काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। पर अब जैसे मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है और 100 रुपये है मेरे पास, और मुझे लगता है मेरे को 20-22 रुपये चाहिए बिकॉज मेरे बच्चे का एडमिशन आने वाला है, तो मैं तो लिक्विड में रखूँगा ना। तो लिक्विड का काम है शॉर्ट टर्म सेफ्टी भी रखना, और आपको बाकी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से रिटर्न ज़्यादा देना। पर हाँ, मुझे पता है 3 साल के बाद चाहिए, तो हाइब्रिड फंड में डाल दूंगा। तो हर ज़रूरत के हिसाब से एक प्रोडक्ट है, आप ज़रूरत डिफाइन कीजिए, उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट ले लीजिए। सर, एक सवाल गोल्ड सिल्वर को लेके, 70-80% गोल्ड ने रिटर्न दिया, 150% चांदी ने रिटर्न दिया। अब बाजार कहीं टिक रहा है बीच में, हालांकि वॉलिटिलिटी तेज है। तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल है, हमारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि ये स्ट्रक्चरल बुल रन का पॉज है, या फिर अब ख़त्म हुआ खेल, 5 से 10% रख के पोर्टफोलियो में, बाकी इक्विटी डेट की तरफ लौटना चाहिए, अब आप लौट चलें, ये काम पूरा हुआ गोल्ड सिल्वर का? सर, गोल्ड और सिल्वर एक्चुअली मैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ नहीं, और फ्रैंकली अब बैकर्स में भी हमारा कोई व्यू नहीं है गोल्ड सिल्वर, बिकॉज हमें समझ नहीं आता कि गोल्ड को कैसे वैल्यू करना है या सिल्वर को कैसे वैल्यू करना है। अभी जैसे अगर आप स्टॉक को देखते हैं, तो आप स्टॉक में आपको पता है कि 5 साल का अर्निंग ऐसा होगा, तो उसको आज ये मल्टीपल देना है। अभी गोल्ड सिल्वर का तो कोई कैश फ्लोज होते नहीं है, तो उसमें आपको पूरा कॉल लेना पड़ेगा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या है, जियोपॉलिटिकल क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है। तो हमारी तो उतनी ही समझ है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10-12% तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो को कुशन तो देता ही देता है। बट हाँ, हिस्ट्री ये समझाती है कि जब पॉज आता है तो बहुत लंबा पॉज आता है। तो वो चीज़ आपको नज़र दिमाग में रखनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा सर हमारा कोई ऐसा बुलिश बियरिश व्यू तो नहीं है, मतलब हम समझते ही नहीं है उस एसेट क्लास को, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सर, LRS खुला, इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाहर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। शुरुआत के लिए क्या लगता है आपको, पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए, 10 से 20% का? अगेन सर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आप किसी का बच्चा है जिसको फॉरेन जाके पढ़ना है 5 साल 10 साल के बाद, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकता है, क्योंकि आपका डॉलर का जो वेरिएशन होता है, वैल्यूएशन का फायदा होता है, जो डेप्रिसिएशन, रुपी डेप्रिशिएट होता है, डॉलर एप्रिशिएट होता है, तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो उस हिसाब से डॉलर ओरिएंटेड रहेगा। हाँ, मैं पर्सनली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल इक्विटी भी होनी चाहिए। अभी कई सर कंपनीज और कई सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ईवीज की बात कर रहे हैं, या AI की बात कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स तो हैं जो यहाँ पर आपके वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसलिए भी थोड़ा आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि बाहर का ये इस तरह की कंपनीज जो इवॉल्व हो रही हैं और हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन रही हैं, वो इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन एक रिस्क भी है, RBI ने लिमिट लगा रखी है, तो ज़्यादातर तो जो ग्लोबल ETF हैं वो 20 से 25% प्रीमियम पे मिल रहे हैं मार्केट में। तो ये भी एक कुशन बिल्ट है, रिस्क है उसमें कि अगर करेक्शन आता है तो ह्यूज करेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फंड हैं जिनमें तो आप फ्रेश इक्विटी यूनिट्स ले नहीं सकते हैं, तो आपको तो सेकेंडरी मार्केट से ही बाई करना है। तो ये भी इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि वो उन्हें अगर फ्रेश विंडो नहीं मिल रही है तो उन्हें कितना रिस्क लेना चाहिए प्रीमियम पे, जो प्रीमियम इस समय बाजार में अवेलेबल है फॉरेन ETFs के या फंड ऑफ फंड्स पे। जी देखिए, कोई ऐसा श्योर शॉर्ट आंसर इसका भी नहीं है, बिकॉज
ऐसा नहीं है कि हर फॉरेन इक्विटी महंगी है। कुछ जैसे कुछ इमर्जिंग मार्केट बास्केट देखेंगे तो वो भी हमारी तरह सस्ती है और अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। कुछ कंपनीज जैसे यूएस में अभी बोला जा रहा है कि मैग्निफिसेंट 7 का प्राइसेस बहुत भाग गया है और वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नैस्डैक खरीदेंगे तो सिर्फ ये 5-6 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हैं, वहाँ पे तो और भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर वैल्यूएशंस पे आपकी समझ ज़्यादा नहीं है, एक तो आप वर्ल्ड में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, थोड़ा इमर्जिंग मार्केट और थोड़ा डेवलप्ड मार्केट। और डेवलप्ड मार्केट में अगर आप नैस्डैक खरीद रहे हैं, एस&पी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन इनबिल्ट है। पैसा डालना ज़रूरी है, टाइम देना ज़रूरी है। अभी एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट अगर महंगा है, दैट शुड नॉट डिसाइड माई डिसीजन, दैट शुड नॉट डिसाइड माई एलोकेशन टुडे। सर एक चीज़ हमने पिछले साल देखी, पिछले साल हमने पैसिव फंड्स को भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते देखा, सबसे बड़ा नंबर पैसिव फंड का रहा। जबकि एक्टिव मैनेजर आप जैसे तमाम लोग कहते हैं कि भारत अभी भी अल्फा रिच मार्केट है। अगर इंडेक्स का रिटर्न कम होता चला जाए जो हमने देखा है, तो फिर ये एक्टिव पैसिव का बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, आप कैसे सजेस्ट करेंगे? एक्टिव पैसिव सर मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। आई डोंट नो, जो नरेटिव बन जाता है वो शायद गलत होता है। अभी मैं कैसे देखता हूँ कि अगर मैं आज तक सिर्फ एफडी कराया और मैं बाज़ार को ज़्यादा समझता नहीं हूँ, और मैंने दोस्तों से सुना या कहीं पे सुना है कि यार बहुत उतार चढ़ाव होता है, पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इक्विटी मार्केट में पैसा डालूंगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, पर मैं बाज़ार के बारे में जानता नहीं हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन तो एक इंडेक्स फंड है ना। तो मेरे लिए ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से अगर मूव होकर इक्विटी में आना है और मैं अगर पूरा बाजार नहीं समझता हूँ, तो मैं बाजार को इंडेक्स के रूप में खरीद के आपके पोर्टफोलियो में बैठ जाऊँ। और जैसे जैसे आप समझना शुरू करते हैं कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है और कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, और आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो आप फिर धीरे धीरे एक्टिव फंड भी ऐड कर सकते हैं। पर ये जो सोच है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, आई थिंक वो गलत सोच है। एक्टिव एंड पैसिव दोनों होना चाहिए, डिपेंडिंग अगेन ऑन द रिस्क एपेटाइट। अभी कई इंडेक्स ऐसे हैं सर जो फॉर एग्जांपल अगर एक जागरूक इन्वेस्टर है और उसको ऐसा लगता है कि यार ऑटो एज अ सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, अभी मैं ऑटो की कुछ कंपनी खरीदने से अच्छा एक ऑटो का इंडेक्स फंड खरीद के बैठ जाऊँ, तो वो एक डिफरेंट तरीका होता है। इसको एक्चुअली कोर एंड सैटेलाइट भी बोला जाता है कि कोर में तो आपके पास काफ़ी एक्टिव फंड्स आ गए और डाइवर्सिफाइड फंड्स आ गए। जब आप सैटेलाइट लेते हो, सैटेलाइट मीन्स कुछ आपको टैक्टिकल कॉल लेना है, सैटेलाइट बोल दीजिए, टैक्टिकल बोल दीजिए। अगर आपको टैक्टिकल कॉल लेना है तो आप कुछ ऐसे इंडेक्स खरीद सकते हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा अल्फा दे सकते हैं, पर उसके लिए आपकी खुद की जागरूकता या किसी का एडवाइस होना ज़रूरी है। तो उस तरह से आप अप्रोच कीजिए एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स को। सर आखिरी सवाल, इसके बाद हमने रैपिड फायर राउंड पे जाएंगे। हमने एबेकस की कहानी से ही शुरू किया था। इससे एबेकस की रूट्स पीएमएस एआईएफ में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च, कंसंट्रेटेड थॉट प्रोसेस और डिफरेंशिएटेड स्टॉक सिलेक्शन। फ्लेक्सी कैप के बाद अगला क्या एबेकस की तरफ से? क्या एसआईएफ में भी? म्यूचुअल फंड में? हाँ, म्यूचुअल फंड में। जी सर, म्यूचुअल फंड में तो अभी स्मॉल कैप फंड हमने शुरू किया है, हमारे निवेशकों के लिए 12 मार्च तक खुला है। उसके बाद हम लोग हर कैटेगरी में फंड्स करने का प्लान है, और हमारा प्लान है एसआईएफ भी करने का, लाने का भी। जी, तो जैसे प्रोग्रेस करेंगे, थोड़ा इवॉल्व होंगे, मैं भी वापस आके मैं आपको बताऊंगा कब हम एसआईएफ कर रहे हैं, बट वो सब हमारे विजन में है। फ्लेक्सी कैप के बाद स्मॉल कैप और इसके बाद उसके बाद सर अभी हम लोग काम कर रहे हैं इंटरनली, और कुछ फंड मैनेजर्स भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम लोग हमें कैटेगरी वाइज बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी अच्छा लग रहा है, मल्टी कैप कैटेगरी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक्सपर्टीज़ है और काफ़ी बड़ी रिसर्च टीम है। शायद हम कुछ थीमेटिक भी देखें कि जी 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 थीमेटिक का एक्सपीरियंस पिछले एक साल में थोड़ा नरम गरम सा रहा है। तो सर एक साल के हिसाब से मैं हम मतलब और एक साथ बहुत सारे थीमेटिक आए भी। जी जी, देखिए हमारा जो भी डिसीजन होगा ना प्रोडक्ट का, वो ये होगा कि अगले 5, 10, 15 साल में कैसे करेगा। एक साल के हिसाब से मैं डिसीजन हम नहीं लेना चाहते। आखिरी रैपिड फायर में छोटे छोटे सवाल और एक लाइन में आपसे से जवाब रैपिड फायर के। अगले 5 साल के लिए इंडिया में इक्विटी इंडेक्स, ग्लोबल इक्विटी, ईटीएफ और गोल्ड सिल्वर में से सिर्फ एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? मैं सर पर्सनली स्पीकिंग इंडियन इक्विटी, मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया, भारत को लेके और इंडियन इक्विटीज़ को लेके।
एक यंग इन्वेस्टर जिसको आप भी टारगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो 100% इंडिया हो या 70% इंडिया 30% ग्लोबल होना चाहिए? 70-30 इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जैसे मैंने डाइवर्सिफिकेशन का बोला, जी। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 2030 में यहाँ से 4 साल बाद इन्वेस्टर किस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस करेंगे? भारत को अंडरवेट रखने का या ग्लोबल को अंडरवेट रखने का? मुझे लगता है भारत को अंडरवेट रखने का। भारत शुड बी बिग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आज का इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपके सामने है, अगर आप फिल्म से उसको कंपेयर करें तो कौन सी फिल्म उसका मूड सही ढंग से दिखाती है? कभी खुशी कभी गम कभी बहुत अग्रेसिव, कभी बहुत फियरफुल। फंड स्कीमों के तमाम किस्में हैं, तमाम वैरायटीज हैं। आपकी 3 सबसे पसंदीदा कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आपको लगता है कि पकड़ कर रखे रहना चाहिए? मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मल्टी कैप बहुत बड़ा कैटेगरी है जी फॉलोड बाय थोड़ा सा मैंने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी लिया हुआ है जी। और तीसरा मेरी उम्र 50 के आसपास है, तो मेरे हिसाब रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है। बट अगर मेरे बेटे को पैसा लगाना है तो वो तो सारा स्मॉल कैप में लगाता है। धन्यवाद वैभव, समृद्धि शास्त्र में हमसे बात करने के लिए और इतने विस्तार से, इतने खुले ढंग से, कैंडिडली हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। समृद्धि शास्त्र का ये संस्करण यहीं तक। आप सबके लिए वैभव की बातों में बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात वैभव ने कही, जिसे आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन की है। आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड होगा, रिस्क उतनी ही सीमित होगी, रिटर्न उतने ही बैलेंस रहेंगे और ग्लोबल एलोकेशंस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक नई शुरुआत हो सकती है। फिर लौटेंगे अगले समृद्धि शास्त्र में किसी मेहमान के साथ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।